लेट्स माइक आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आज का अखबार के साथ मैं राखी जैन। यहाँ हम देश दुनिया के सबसे बड़े और विश्वसनीय अखबारों से चुनते हैं वो रिपोर्ट्स जो सिर्फ खबर नहीं, आपकी समझ और सोच को गहराई देती हैं। द वॉल स्ट्रीट जर्नल में प्रकाशित संपादकीय में अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच शुरू हुई नई कानूनी लड़ाई को लेकर बड़ा सवाल उठाया गया है। क्या राष्ट्रपति को उन स्वतंत्र संस्थाओं के अधिकारियों को हटाने का अधिकार होना चाहिए जिन्हें अब तक संविधान के नाम पर राष्ट्रपति से अलग रखा गया है? लेख बताता है कि ट्रंप ने हाल ही में फेडरल ट्रेड कमीशन की सदस्य रेबेका कैली स्लॉटर को पद से हटा दिया। अदालतों ने उन्हें वापस बहाल करने का आदेश दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगाकर दिसंबर में सुनवाई तय कर दी है। मामला इसलिए अहम है क्योंकि 1935 के हाम्फ्री एग्जीक्यूटिव नामक फैसले के बाद माना जाता रहा कि राष्ट्रपति एफटीसी जैसे स्वतंत्र संस्थानों के अधिकारियों को बिना ठोस कारण हटा नहीं सकते। अब सुप्रीम कोर्ट सीधे उसी फैसले को चुनौती के घेरे में ला रही है। लेख ये भी समझाता है कि आज ये एजेंसियां लोकतांत्रिक जवाबदेही के लिहाज से एक अजीब स्थिति में हैं। ना तो राष्ट्रपति उन्हें पूरी तरह नियंत्रित कर सकते हैं और ना ही जनता इनके कामकाज के लिए सीधे अपने चुने हुए नेता को जिम्मेदार ठहरा सकती है। एफटीसी और जस्टिस डिपार्टमेंट दोनों ही एंटी ट्रस्ट यानी बाजार में गलत धंधों को रोकने का काम करते हैं, और कभी-कभी ये तक होता है कि किसे जांच करनी है ये सिक्का उछालकर तय करना पड़ता है। यानी व्यवस्था कहीं ना कहीं जवाबदेही से कटी हुई है। कुल मिलाकर संपादकीय का कहना है ये समय है कि सुप्रीम कोर्ट और कांग्रेस मिलकर तय करे कि राष्ट्रपति की शक्ति कहां तक होनी चाहिए। अगर स्वतंत्र संस्थाएं वाकई ऐतिहासिक भूल साबित होती है तो कांग्रेस को चाहिए वो साफ साफ तय करे कि किन अधिकारों को राष्ट्रपति के पास रखा जाए और किन्हें स्वतंत्र रूप से चलाया जाए। वरना सवाल यही रहेगा कि जनता अपने चुने हुए राष्ट्रपति को इतनी बड़ी नौकरशाही पर नियंत्रण से बाहर होते देख आखिर जवाबदेह किसे माने। द न्यूयॉर्क टाइम्स से प्रकाशित लेख में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की पारदर्शिता और जवाबदेही की जरूरत पर जोर दिया गया है। लेख का तर्क है कि चाहे टिकटॉक चीन के प्रभाव में रहे या अब अमेरिका में नए निवेशकों के हाथों में जाए, खतरा वही है, राजनीतिक हेरफेर। फर्क बस इतना है कि पहले डर बीजिंग से था, अब डर है व्हाइट हाउस ही इस मंच का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करेगा। लेख कहता है कि समस्या सिर्फ टिकटॉक तक सीमित नहीं है। असल सवाल ये है कि सोशल मीडिया कंपनियां हमारे सामने कौन सी खबरें, कौन से विज्ञापन और किस तरह का कंटेंट परोस रही हैं और क्यों। अभी तो पूरा खेल पर्दे के पीछे चलता है। हमें पता ही नहीं चलता कि कौन सा संदेश सबसे ज्यादा फैलाया जा रहा है और किस वजह से। यही चीज प्रोपेगेंडा और झूठ को आसानी से ताकत देती है। लेख ने याद दिलाया कि फेसबुक पर क्राउड टेंगल नामक टूल हुआ करता था, जिसे शोधकर्ता और पत्रकार ये जान पाते थे कि कौन सी पोस्ट असामान्य तेजी से फैल रही है, किन विज्ञापनों को ज्यादा बढ़ावा मिल रहा है और यहाँ तक कि रूस या चीन जैसे देशों के प्रचार अभियानों का पता कैसे चल रहा है। लेकिन फेसबुक ने धीरे धीरे इस टूल को बंद कर दिया क्योंकि उससे कंपनी की असलियत उजागर होने लगी थी। ये इस बात का सबूत है कि टेक कंपनियों से उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो खुद पारदर्शिता दिखाएंगी। लेख का कहना है कि अब समय है कि कांग्रेस और राज्य सरकारें कानून बनाएं और इन कंपनियों को मजबूर करें कि वो लाइव और सार्वजनिक डेटाबेस रखें। इनमें दिखना चाहिए कि कौन सा कंटेंट किस हद तक फैल रहा है और किसे विज्ञापन देने का मौका मिल रहा है। यूरोपियन यूनियन ने ऐसा सिस्टम बनाया है कि वो वहां ये साबित हुआ कि चीनी राज्य मीडिया टिकटॉक पर विज्ञापन चलाकर प्रोपेगेंडा फैला रहा था। अमेरिका में भी ये जरूरी है। कुल मिलाकर द न्यूयॉर्क टाइम्स का ये लेख हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि लोकतंत्र और समाज को बचाने के लिए सोशल मीडिया पर पारदर्शिता लाना अब विकल्प नहीं बल्कि जरूरत है। सवाल ये नहीं कि टिकटॉक चीन चलाएगा या ट्रंप समर्थक निवेशक, बल्कि ये है कि आम नागरिकों को ये हक होना चाहिए कि वो जाने उनकी स्क्रीन पर जो दिख रहा है वो किसका एजेंडा है और क्यों। यही असली जवाबदेही है, वरना सोशल मीडिया कंपनियां समाज का नैरेटिव अपने हिसाब से गढ़ती रहेंगी। अल जजीरा में प्रकाशित लेख में गाजा की ओर बढ़ रहे
ग्लोबल समुद्र फ्लोटिला की कहानी सामने रखी गई है, जो इजराइल की नाकाबंदी तोड़कर मानवीय मदद पहुंचाना चाहता है। लेख बताता है कि कैसे ड्रोन हमलों और धमकियों के बीच भी कार्यकर्ता डर और उम्मीद दोनों के साथ सफर जारी रखे हुए हैं। हाल ही में ग्रीक समुद्री क्षेत्र में उनके जहाजों पर ड्रोन से हमला हुआ, जिसे कार्यकर्ताओं ने नागरिकों और मानवीय मिशन पर युद्ध अपराध कहा। लेख ये भी याद दिलाता है कि इस फ्लोटिला के लोगों को पहले भी इजराइल ने रोका और हिरासत में लिया था। इस बार हमले और धमकियां और भी तेज हैं। ड्रोन रात भर जहाजों के ऊपर मंडराते रहे, कई धमाके हुए और संचार तक बाधित कर दिया गया। बावजूद इसके कार्यकर्ताओं ने हार नहीं मानी और अगले सफर के लिए खुद को तैयार किया। इजराइल का कहना है वो किसी भी जहाज को युद्ध क्षेत्र में घुसने नहीं देगा और फ्लोटिला को हमास की मदद करने वाला करार दे रहा है। मगर दूसरी ओर यूरोप से अप्रत्याशित समर्थन मिल रहा है। स्पेन और इटली ने अपनी नौसैनिक जहाज बेचकर सुरक्षा देने की घोषणा की है और कई यूरोपीय शहरों में फिलिस्तीन समर्थन में प्रदर्शन और बंदरगाहों पर नाकेबंदी हो रही है। लेख का भाव यही है, ये सफर सिर्फ गाजा तक सामान ले जाने का नहीं है, बल्कि उम्मीद और प्रतिरोध का प्रतीक बन चुका है। पृष्ठभूमि में जारी इजरायली हमले, हजारों मौतें और तबाही के बीच भी कार्यकर्ता एक दूसरे का हाथ थामकर आगे बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे वो गाजा के और करीब पहुंच रहे हैं, उनका गीत गूंज रहा है, गाजा हम पहुंच रहे हैं। द गार्जियन में प्रकाशित लेख में वैज्ञानिकों ने चीन में मिले करीब 10 लाख साल पुराने खोपड़ी के अध्ययन से मानव विकास की कहानी को लेकर एक नया मोड़ सुझाया है। अब तक माना जाता था कि आधुनिक इंसान यानी होमो सेपियंस की जड़ें अफ्रीका में करीब 3 लाख साल पहले की हैं। लेकिन इस खोपड़ी के नए विश्लेषण से यह संभावना खुली है कि आधुनिक इंसान की शुरुआत अफ्रीका से भी पहले और कहीं और, खासकर एशिया में हो सकती है। लेख बताता है कि 1990 में चीन के हुबई प्रांत से मिली ये खोपड़ी पहले होमो इरेक्टस मानी गई थी, जिसे आधुनिक इंसानों का सीधा पूर्वज समझा जाता है। लेकिन नई डिजिटल तकनीकों, सिटी स्कैन और कंप्यूटर रिकंस्ट्रक्शन के जरिए दोबारा जांच करने पर वैज्ञानिकों को इसमें होमो लोंगी यानी ड्रैगन मैन से मिलती जुलती विशेषताएं मिली। माना जाता है कि होमो लोंगी का रिश्ता उन रहस्यमयी डेनिसोवॉन्स से है जिन्होंने कभी नीएंडरथल्स और हमारे पूर्वजों के साथ धरती साझा की थी। इस खोज का मतलब है कि इंसानों और नीएंडरथल्स का आपसी बंटवारा सोच से पहले हुआ। ब्रिटेन के नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम के प्रोफेसर क्रिस स्विंगर के मुताबिक ये खोज बताती है कि हमारे पूर्वज करीब 10 लाख साल पहले ही अलग अलग समूहों में बंट चुके हैं। यानी आधुनिक इंसान की शुरुआत का समय पहले के अनुमान से लगभग 2 गुना पुराना हो सकता है। कुल मिलाकर द गार्जियन का ये लेख हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि इंसान की कहानी जितनी सीधी लगती है उतनी है नहीं। अमेरिका से इंसान के निकलने का पारंपरिक सिद्धांत अब नए सवालों के घेरे में है। ये खोपड़ी शायद हमें समझने में मदद करे कि आधुनिक इंसान की जड़ें सिर्फ अफ्रीका तक सीमित नहीं, बल्कि एशिया की धरती पर भी गहराई से जुड़ी हो सकती हैं। आज का अखबार में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.
now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us